Hello friends, it's Manna here. Welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we are going to do math pedagogy. इसके कुछ important question करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही important हैं. इससे पहले हम 5 चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं मैथ पेडागोजी के. तो अगर आपने नहीं किए तो प्लीज अब आप स्टार्ट कर दें मैथ पेडागोजी कि वो सारे चैप्टर्स कर लें और धीरे धीरे इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे. ठीक है, तो आज ये फर्स्ट क्लास लेके चलें. अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है जी. तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. अ मैथमेटिकल थ्योरम इज. अ मैथमेटिकल थ्योरम क्या है? अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ. A statement that has been proven by logical argument based on axioms. Axioms मैं आपको बता देती हूँ. Axioms वो होते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट होती है जिसके लिए हमें कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती. जैसे सिंपल मतलब हम उसे मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट राइट दिस थिंग. So we just consider as it is. So axiom is like that. ठीक है. A statement which is always true and does not need a proof. A statement whose truth or falsity is not known. तो आपने मैथ्स में बहुत सारी थ्योरम्स की होंगी और आपको पता है कि कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें लॉजिकल आर्गुमेंट्स लगाने होते हैं. ठीक है. बेस्ड ऑन एक्सियम्स हम कह सकते हैं, जैसे हम हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं, फिर हम उस हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हुए लॉजिकल आर्गुमेंट्स लगा के फिर वो मैथमेटिकल थ्योरम को कहा जाता है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा. ठीक है, जैसे हम थ्योरम करते हैं कि प्रूव करें, प्रूव सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो हम उसमें लॉजिकल आर्गुमेंट्स लगाते हैं बेस्ड ऑन एक्सियम्स. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी. Which of the following method can be used to prove the sum of two even integers is always even? तो कहते हैं अगर हमने दो इवन इंटीजर का सम, जैसे मान लो a, मैंने एक इवन इंटीजर ले लिया, b ले लिया और मुझे प्रूव करना है a प्लस b ये भी इवन होना चाहिए. मतलब a मैंने 2 ले लिया, b मैंने 4, मतलब तो 2 + 4 = 6. ये हमें वैसे पता है, पर अगर हमने एज अ स्टेटमेंट है तो उसे प्रूव करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे. ये मैंने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने जब मेथड डिस्कस किए तो मैंने एक एक मेथड बहुत अच्छे से समझाया था. काउंटर पॉजिटिव प्रूफ होगा, प्रूफ बाय इंडक्शन होगा, डायरेक्ट प्रूफ होगा या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होगा. तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया था कि ये एक डायरेक्ट प्रूफ होगा. ठीक है, हम दो इंटीजर्स ले लेंगे, सम ले लेंगे. ठीक है, उनका सम करेंगे और सिंपली वी कैन शो दैट इनका सम ऑफ 2 इवन इंटीजर विल बी आल्सो इवन. तो इट इज सिंपली डन बाय डायरेक्ट प्रूफ. ठीक है, मैं बाकी सभी लेसन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आती है किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है. Which of the following skills are promoted by mathematics at the upper primary stage? upper primary stage पे कौन कौन सी मैथ की जो स्किल है वो प्रमोट की जाती हैं जब बढ़ावा दिया जाता है? विजुअलाइजेशन को, ट्रांसपोजिशन को, मेमोराइजेशन को, जर्नलाइजेशन को या फिर एस्टिमेशन को. ये सारे मेथड्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं. विजुअलाइज करना मतलब हमने कुछ चीज, कोई मैडम ने हमें क्वेश्चन दे दिया उसको विजुअलाइज करके समझना. ट्रांसपोजिशन होता है जैसे वन परमुटेशन ऑफ 2 आइटम्स, अगर मैं कह दूं 1 2 3 4 लिखा है और मैं यहाँ पे लिख दूं 1 4 3 और 2, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 और 4 की पोजीशन बदल दी. ठीक है, तो परमुटेशन ऑफ 2 आइटम्स कह लें या 2 नंबर्स कह लें, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. मेमोराइजेशन हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रमोट नहीं करते. जर्नलाइजेशन बिल्कुल करते हैं. जैसे हम कह दें कि एवरी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, पहले हम कहेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है. ठीक है, फिर हम कहेंगे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आता है. ठीक है, फिर इसी तरह हम कहेंगे कि हाँ भाई अगर हम इवन नंबर किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हमें इवन ही देगा. तो वो जर्नलाइजेशन होती है. तो हम अपर प्राइमरी स्टेज में ये भी प्रमोट करते हैं.
फिर एस्टिमेशन की बात आती है। एस्टिमेशन तो डेफिनेटली हम मैथ्स में लगाना समझाते ही हैं, कैसे उन्हें एस्टिमेट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से ए बी सी कट गया बीच में से, डी और ई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल नहीं, सॉरी, ए बी डी ई, हाँ तो ए बी डी ई ये वाला थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देखें, which of the following task is least likely to develop critical thinking among स्टूडेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग तो समझते हैं आप, किसी चीज को और बेहतर करने की कोशिश, जो हमें लॉजिकल थिंकिंग लेके आए, चीजों को हट के सोचने के लिए मजबूर करे। ठीक है, अब कौन सा टास्क टीचर कहते हैं, मतलब क्वेश्चन है कि कौन सा टास्क ऐसा है जो सबसे कम क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएगा छात्रों में। अगर हम कह दें उन्हें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट सेंटीमीटर, मतलब सिंपल कह दें कि ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर की शेप तो कुछ और ही बनती है, पर चले समझ लें आप, इसको डिलीट कर दें ऐसे सीधा, ठीक है, ये सिलेंडर है और उसका रेडियस दे दें, हाइट दे दें और कैलकुलेट करने के लिए कह दें, या फिर टीचर कहे कि इसको इन मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 डिफरेंट वे से एवेल्युएट करो और फिर कंपेयर करो, या फिर फॉर्मुलेट एनी टू सिचुएशंस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन 7x + 3 = 24, या फिर अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस एंड दिस, वेयर डिड ही गो रॉन्ग। तो टीचर को कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएंगे, इनमें से कौन सा टास्क ऐसा है जो लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें टीचर सिर्फ डायरेक्ट रेडियस और हाइट दे के कह रही है कि वॉल्यूम निकालो, इससे बच्चों की कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। हमें तो क्या करना है, बच्चों को क्वेश्चन देके अलग अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करना है। यहाँ पे भी देखें डिफरेंट वेज है, यहाँ पे भी 2 सिचुएशंस है, यहाँ पे भी उसे एक सिचुएशन दी जा रही है कि स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस एंड दिस इज दिस। अच्छा बताओ कि बताओ वो कहाँ गलत हुआ। ठीक है, एक बच्चे को एक सिचुएशन दी जा रही है जिसमें वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग फिर लगाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन मतलब सही है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जो सही नहीं है वो पहला है कि अगर हम डायरेक्ट ही बच्चे को रेडियस और हाइट बता दें और फिर वो डेफिनेटली वो सिर्फ फॉर्मूला लगाएगा और कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो उससे कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एनसीएफ 2005। एक मिनट रुके, मैं ना चेक कर लूँ वॉल्यूम का। ठीक है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैथ सबके लिए है, तो इससे क्या मंतव्य है, इससे वो क्या मतलब दर्शाना चाहते हैं। मैथमेटिकल टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन, कि जो मैथ में बहुत अच्छे बच्चे हैं उन्हें अलग तौर पे पढ़ाया जाए। इट शुड बी एक्नॉलेज दैट मैथमेटिक्स इज मेंट फॉर सिलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाना चाहिए कि मैथ सिर्फ कुछ बच्चों के लिए ही है। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी, मतलब ज़्यादा मुश्किल मैथ में क्वेश्चंस ना हो, टेक्स्ट बुक में ना हो, ऐसा होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी हाईलाइटेड। तो कौन सा बिल्कुल सही है, देखिए पहले 3 बिल्कुल नेगेटिव है, चौथा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि डिफरेंट रीजन्स मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सामाजिक वर्गों से जो भी अब तक मैथ का कंट्रीब्यूशन, जो भी मैथ के लिए मतलब देन हुई है उनकी, हमें उसे उजागर करना चाहिए। हमें उससे बच्चों को क्या कहें अवेयर करवाना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में इतने इतने मैथमेटिशियंस हुए हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतने मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी में बहुत काम किया है मैथमेटिक्स को लेके। ठीक है, तो ये चीज हमें हाईलाइट करनी चाहिए। Which of the following is a desirable practice in the context of teaching and learning of measurement of volume? अगर हमने बच्चे को वॉल्यूम के बारे में समझाना है
तो कौन सा तरीका सही होगा? बच्चों को हम कहें कि फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, encourage students to figure out ways to calculate the volume of different objects, जहाँ हम उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे दें। जैसे आप सिलेंडर, आप कोन दे दें, है ना, उसके लिए आप कैप यूज कर सकते हैं, बर्थडे कैप। हम उसका दे दें कि इसका चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करो। और भी कोन की फिगर की शेप की हम कोई चीज दे दें बच्चों को, ऑब्जेक्ट्स दे दें, कहने का मतलब फिर हम उन्हें वॉल्यूम निकालने के लिए दें। या कोई सिलेंडर शेप का कोई दे दें, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए दे दें। या फिर शुरू कर दें बस बोर्ड पे फॉर्मूला, ठीक है, और क्यूब का फॉर्मूला हमने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम उन्हें सिखा सकते हैं वॉल्यूम। इनकरेज करें प्रिसाइज कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से जब भी पढ़ाएं तो बस कैलकुलेशन पे जोर दें, भी ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। या फिर बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स। 2D फिगर्स वही होती हैं जिनका वॉल्यूम नहीं होता, जैसे ये मतलब ट्रायंगल होगी, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। 2D फिगर्स का तो वॉल्यूम होता ही नहीं, हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसका तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है। तो ये BC हमने नहीं करना, क्योंकि इससे बच्चों में कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। हमारा मंतव्य तो यही है कि बच्चों को मैथ अगर पढ़ाएं तो इस तरह से पढ़ाएं कि वो खुद से सोचें और खुद से एक तरीके फाइंड आउट करें कि हमें कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और बेसिकली हमें मैथ ऐसे पढ़ाना है जो हमें लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है, ऐसे नहीं सिर्फ फॉर्मूला मतलब रटवा देना है और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो सिंपली इसका आंसर ए है कि बच्चों को इनकरेज करना है फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, जैसे आप सफियर की जगह पे जैसे है ना फुटबॉल ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, तो इस तरह से आप उन्हें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के तरीके पता करने के लिए कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? कहते हैं मैथ सीखने में कौन सी एक स्टेटमेंट है जो सही है? इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, मैथ्स में कुछ इनफॉर्मल होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं। वो कहते हैं फॉर्मल मैथमेटिक्स में कोई फायदेमंद नहीं होते। ये स्टेटमेंट ये कह रही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहती है एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। हर कोई मैथ सीख सकता है और सफल भी हो सकता है। गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। कहते लड़कियों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो मैथ में कमज़ोर होती हैं। मैथमेटिक्स इज स्पेशलाइज सब्जेक्ट मेंट फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू। मैथमेटिक्स एक बहुत खास विशेष विषय है जो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित होना चाहिए या कुछ लोगों के लिए ही बना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NCF के अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स फॉर ऑल है, सभी के लिए है। तो इसका सही आंसर होगा एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। हर कोई मैथ में सीख सकता है और सफल हो सकता है। और जो पहली स्टेटमेंट है कि इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स, ये रॉन्ग है, क्योंकि इंफीरियर नहीं है इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स, वो हेल्प करते हैं फॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉर्मुलेट करने में, ठीक है। इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल टू फॉर्मुलेट फॉर्मल मैथमेटिक्स। और ये जेंडर बाइस की हमने बात कभी भी नहीं करनी कि गर्ल्स को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, वो वीक नहीं होती। और मैथमेटिक्स कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है, इसको सब लर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी encourages टीचर्स टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आज कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न, अगर अब हम मैथमेटिक्स पेडागोजी की आज की समझ के अनुसार देखें तो एक अध्यापकों को कैसे मैथ पढ़ाना चाहिए, एक्सेप्ट पे आपने ध्यान देना है थोड़ा सा ज्यादा। कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये है डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमेटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल सही है। हम यही तो कहते हैं कि बच्चों में रीजनिंग स्किल्स आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टीचर लेके आए, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, यही तो मैथ का मंतव्य है। इनकरेज द एबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। यस, ये भी एक टीचर ने सिखाना है कि बच्चे सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की योग्यता आए उनमें फाइंड आउट करने की। इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कि उन्हें बच्चे को हम कंसेप्ट ना समझाएं और सीधा सवाल दे दें कोई भी,
मतलब कहें उसे कि ठीक है भाई करके दिखाओ, मुझे क्वेश्चन दे दें बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के। ठीक है, अगला, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू गेस एंड वेरीफाई दी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। हाँ, तो बच्चों के लिए ऐसे मौके पैदा करें जहाँ पे बच्चे अपना दिमाग चलाएं, गैसेस करें, और जो भी अगर हम प्रॉब्लम्स दें उनके सॉल्यूशंस को वेरीफाई करें खुद से। जब वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद वेरीफाई करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के वो खुद आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो एक जो उनकी लर्निंग होती है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने मैथमेटिक्स पेडागोजी में करना है, ये भी करना है। क्या नहीं करना, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो हमें ये नहीं करना कि बिना कंसेप्ट समझाए हमें उन्हें डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं दे देनी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये मेथड सही नहीं है पेडागोजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स को लेके ट्रू है। मैथमेटिक्स एक टूल है, ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज है। अगर आपने चैप्टर्स सारे करे हैं, पिछले 5 जो कराए हैं, तो उसमें मैंने समझाया है मैथमेटिक्स एक टूल है, एक साधन है, एक व्यक्ति के लिए सोसाइटी में अपना एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और एक समझ बनाने के लिए मैथमेटिक्स एक टूल है। ठीक है, और मैथमेटिक्स फॉर्म ऑफ आर्ट है। अब आप समझोगे कि आर्ट कैसे है। अब देखिए, नेचर है, नेचर में बहुत सारी सिमिट्रीज होती हैं। नेचर में अगर हम एक, मैं लीफ बना दूं यहाँ पे, मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, ये है जैसे मान लो, है ना, ये आप लीव्स पे देखते होंगे। ठीक है, तो ये जो सिमिट्री हम समझ रहे हैं, है ना, या जो हमारी समझ बन रही है, एस्थेटिक सेंस बनती है, वो किससे बनती है बच्चे, वो मैथ से ही तो बनती है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, ये देखें लाइंस हैं। ऐसे आपने बीज बीज देखा होगा, बीज, उनके छत्ते देखे हैं आप कहीं, वो हेक्सागोनल फॉर्म में बनते हैं, वो हेक्सागोनल फॉर्म में बनते हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए कुछ सेफ्टी है, ये वो, तो हमें हेक्सागोनल का कंसेप्ट कहाँ से आया, मैथ से आया। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स एक आर्ट भी है, फिर सिंपली मैथ एक लैंग्वेज भी है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अब हम कह देते हैं जैसे कि उसकी क्लास में, या उसने इतने रुपए बेचे, मैंने समझाया हुआ है, भाषा है एक मैथमेटिक्स लैंग्वेज लोग यूज करते हैं। जैसे हमने अनगिनत चीजों के बारे में कहना है, तो हम सिंपली कहेंगे अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये मैथ की भाषा से हमने सीखा है। ठीक है, और सिंपली कहें कि उसने, अगर अगर हम हिंदी में कहें कि उसने 2 किलो चावल खरीदे, पर मैथ में हम कैसे लिखेंगे, ही बॉट राइस इक्वल टू 2 kg। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये एक मैथ की भाषा है जो आपको सीखनी है। ठीक है, मैथ एक भाषा ही है जो हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ए होगा, 1 होगा, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। To prove that under root 2 is an irrational number, a teacher begins by assuming that it is a rational number and then proceeds to show this assumption is not feasible. This is an example of proof by। कहते हैं अंडर रूट 2 है, ठीक है, ये हमें पता है इरेशनल नंबर है, हमने सॉरी इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। अध्यापिका क्या करती है, इसे मान लेती है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो ऐसे मान लेती है, मान लो उसने ये मान लिया एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एंड देन प्रोसीड्स टू शो दिस असम्पशन इज नॉट, फिर उसको वो सॉल्व करेगी, ऐसे स्क्वायर वगैरह करेगी, है ना, इधर स्क्वायर करेगी, तो जैसे भी वो प्रूफ करेगी इसको, और एंड में क्या, कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जो कि रॉन्ग होगी। ठीक है, तो उस केस में टीचर कह देगी कि असम्पशन इज नॉट फिजिबल। कोई भी चीज अगर हमें दी हुई है और हम उसे उल्ट मान के चल लेते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, मान लो हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और मान हमने क्या लिया, रैशनल नंबर। ठीक है, और फिर एंड में हमारा रिजल्ट गलत आ जाता है, तो ये मेथड होता है प्रूफ का कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये मेथड भी मैंने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में जब हमने चैप्टर किया था डिस्कस किया हुआ है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए।
तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लें और आज चेक कर लें आपके 10 में से कितने सही गए हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट मिस द क्लास ओवर देयर। तो चलें ठीक है, फिर आपको मिलते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।